हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट रिवीजन अपनी चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज की। अकाउंटिंग रेशियोज में टोटल चैप्टर अपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4, और जिसमें टोटल रेशियोज अपनी कितनी कवर होंगी? 18। तो फर्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन में सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हर एक रेशियो की 18 की 18 रेशियोज की बताता हुआ चलूंगा। क्लियर? तो असाइनमेंट करने से पहले एक एक इंफॉर्मेशन ढंग से कवर अप करते हैं। तो फर्स्ट रेशियो है अपनी टॉपिक है जो, दैट इज लिक्विडिटी रेशियोज। और लिक्विडिटी रेशियोज में अपना फर्स्ट रेशियो जो आती है दैट इज, पहले तो लिक्विडिटी रेशियो अपनी निकलेगी किसमें? प्योर रेशियो। बहुत ज्यादा मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उस पर वर्क नहीं कर रहा हूं मैं, अभी इंफॉर्मेशन पर वर्क कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। सो फर्स्ट रेशियो इसमें अपनी आती है दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्योंकि जो सबसे पहले अगले 45 मिनट्स में हम इंफॉर्मेशन पर वर्क करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बेसिक चीज हमारी फॉर्मूला ही करेक्ट और इंफॉर्मेशन का हमें पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन क्रैक हो पाएगा। सो करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इसकी जो आइडियल रेशियो होगी दैट इज 2:1। इसमें सेकंड रेशियो जो आती है अपनी लिक्विडिटी रेशियो में दैट इज क्विक रेशियो, दैट इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, also known as liquid ratio, जिसका फॉर्मूला है क्विक एसिड्स और लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। और इसकी भी आइडियल रेशियो जो बोली गई है दैट इज 1:1। ये तो होगी मेन दो रेशियोज। अब इसी रेशियो को क्रैक करने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन जो यूज करनी है, फर्स्ट इज जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें, वर्किंग कैपिटल। मेजरली सारा कुछ तुम्हें पता होगा, हर बार जब मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ मैं हर बार बोलता हूँ तुम्हें 99% इंफॉर्मेशन खुद पता है, बस वो 1% हमने एक बार माइंड में लेकर आनी है क्या क्या चीजें हैं। सो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। कुछ एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स, कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, दोनों को मिलाकर अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल भी दिया हो सकता है। इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ठीक है। बाकी मेजरली तुम्हें पता ही है हमारे कौन कौन से करंट एसेट्स हैं। इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, डेटर और बिल रिसीवेबल में आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेनी है। छोटी छोटी चीजें जो हमें कंफ्यूज कर सकती है पेपर के टाइम, यार मैं प्रोविजन माइनस करूं या मुझे टोटल डेटर लेने हैं, तो हमने कौन से लेने हैं? प्रोविजन माइनस करने के बाद लेनी है, ठीक है। और भी जो जो इंफॉर्मेशन आ सकती है छोटी छोटी वो मैं सारी बताता हुआ चल रहा हूँ फिलहाल रेशियो के, ताकि जब क्वेश्चन करो तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन भी हो और तुम्हारे माइंड में भी हो। नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जिनको कि मिलाकर अकाउंट्स पेबल या ट्रेड पेबल्स भी लिखा हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्स भी था ना, प्रोविजन फॉर
टैक्स बैंक ओवर ड्राफ्ट मेजर लिख दिया मैंने, अदरवाइज तुम्हें पता ही है कि करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। नेक्स्ट, मेजर इंफॉर्मेशन साथ में याद रखने के लिए, करंट एसेट्स में हमें पता है इन्वेंट्रीज आएगा, बट इन्वेंट्रीज में एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, यही है। इन्वेंट्री पार्ट है करंट एसेट्स का, बट इसके अंदर हमें लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स इंक्लूड नहीं करना। करंट एसेट पता लग गया, करंट लाइबिलिटीज पता लग गई। करंट लाइबिलिटीज सेम है, यहाँ करंट एसेट है बट यहाँ कौन से हैं, तो सारे ही अपने करंट एसेट्स क्विक एसेट्स हैं, ठीक है, बट उसमें से हमने क्विक एसेट्स में, मतलब सारे क्विक एसेट्स अपने वो सारे करंट एसेट्स में, करंट एसेट सारे क्या हैं, बट क्विक एसेट में सारे करंट एसेट इंक्लूड नहीं होंगे। तो क्विक एसेट्स, करंट एसेट में से दो करंट एसेट्स हम हटा देंगे, कौन कौन सा, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो हमें कौन से मिल जाएंगे, क्विक एसेट्स, ठीक है। मेजर इंफॉर्मेशन तो ये है, बट अगेन वो बैलेंस शीट हम फिर से लिख रहे हैं जिससे हमें बहुत से फॉर्मूले अपने सॉल्व हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन बेसिकली तो बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, वैसे तो कंपनी अकाउंट्स में वर्टिकली बनेगी बैलेंस शीट, बट वो बस हम इंफॉर्मेशन को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं बस ऐसे तो। हाँ जी, तो इसमें क्या क्या आ गया, सबसे पहले शेयर कैपिटल, नेक्स्ट इज, अगेन मैं कह रहा हूँ कि मेजर इंफॉर्मेशन सिर्फ वो चीज बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है वो हमने इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के साथ देखेंगे। लाइक रिजर्व एंड सरप्लस, अगर दिया हुआ स्टेटमेंट ऑफ P&L का डेबिट बैलेंस, फिर वो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आइटम है, क्रेडिट बैलेंस दिया तो वो पॉजिटिव आइटम है। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को मैं नॉन करंट एसेट्स में ही मान रहा हूँ, ठीक है, एंड देन करंट एसेट्स। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को मिलाकर क्या बन गया, वैसे तो एक चीज और आती है, क्या आती है इसमें, मनी रिसीट्स अगेंस्ट शेयर वारंट्स, बट ज्यादातर क्वेश्चन में ये चीजें मिलेंगी। सो शेयर होल्डर्स फंड्स को हम इक्विटी भी बोल सकते हैं या ऑनर्स फंड्स भी बोल सकते हो। दोनों लाइबिलिटीज मिलाकर, नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटी मिलाकर ये क्या बन जाती है, अपनी टोटल डेट। और शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी मिलाकर बनता है अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जिसका भी अभी वाई वावी रहते हैं तो भी पूछ सकते हैं नॉन करंट, क्या नाम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी अप्रोच से कैसे निकली है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। और एसेट अप्रोच से पूछ लें, दोनों साइड का टोटल तो क्या होगा, तो टोटल एसेट्स माइनस करंट, तो भी क्या बचेगा अपने पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जहां पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में जरूरत होगी तब हम पार्ट्स में फॉर्मूले इसके बना लेंगे, बट बनाएंगे कहां से, इसी बैलेंस शीट से। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सेकंड, सॉल्वेंसी रेशियोज। जनरली ये भी किस में होंगी, अपनी प्योर रेशियो, बस एक इसमें लास्ट रेशियो जो होगी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो किस में निकलेगी, इन टाइम्स। तो फर्स्ट रेशियो इसमें डेट इक्विटी रेशियोज।
बेसिक इंफॉर्मेशन, फॉर्मूला और उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, ये तो तुम्हें ही याद करनी पड़ेगी, मैं तो लॉजिक बता सकता हूँ कौन सी चीज किस में कैसे आ रही है। डेट अपॉन इक्विटी, फॉर्मूले से ही पता लग रहा है, तो डेट अपॉन इक्विटी, तो डेट अपॉन इक्विटी में डेट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, डेट मीन्स बेसिकली आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। जब नॉन करंट लाइबिलिटी बोल दी तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आ गई, और जब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बोल दी तो डिबेंचर भी आ गए और लोन्स भी आ गए। ठीक है, तो डिटेल में अगर कहते हो तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, रेशियोज और कैश फ्लो बहुत इजी हो जाते हैं जब हमें फर्स्ट चैप्टर के वो हेड सब हेड और बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट याद होता है। क्लियर, क्योंकि वहीं से हमें चीजें मिल जाती हैं फिर। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या था अपना, डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। ओके, इक्विटी, अब इक्विटी का फॉर्मूला अभी बताया मैंने पीछे, किया ना अभी हमने। इक्विटी इसको बोल रहे हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंट। अब मेजर शेयर कैपिटल और रिजर्वेंट सरप्लस है, बट इंफॉर्मेशन तुम्हें सारी याद होनी चाहिए। क्या पता क्वेश्चन में क्या है, नॉन करंट एसेट दिए, करंट एसेट्स दिए, टोटल डेट दिए, तो बस टोटल एसेट्स माइनस क्या कर देंगे टोटल, तो भी क्या मिल जाएगी हमें, शेयर होल्डर फंड या इक्विटी। सो इक्विटी हम फिर से बेसिक इंफॉर्मेशन लिख देते हैं हम तो, शेयर कैपिटल प्लस, किसी को डाउट, सेकंड रेशियो टोटल एसेट टू डेट रेशियो, अगेन नेम से क्लियर पता लग रहा है टोटल एसेट एंड डेट, तो टोटल एसेट्स अपॉन डेट, तो इसमें कुछ नहीं लिखवा रहा मैं, टोटल एसेट मतलब पूरी एसेट साइड और डेट मींस नॉन करंट लाइबिलिटीज। थर्ड, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। एक ये रेशियो ऐसी है कि आप इसको प्योर रेशियो में भी कैलकुलेट कर सकते हो या परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, पूछ सकते हैं ना वाइवा में भी कि कौन सी रेशियो जो प्योर रेशियो में भी कैलकुलेट हो सकती है और परसेंटेज में भी, तो कौन सी है वो, प्रोप्राइटरी रेशियो। अगेन शेयर होल्डर फंड मींस इक्विटी, शेयर होल्डर फंड मींस, और टोटल एसेट मतलब पूरी एसेट साइड। नेक्स्ट रेशियो इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड अपॉन इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किसको बेसिकली मैं लिख देता हूँ बेशक से इंटरेस्ट पेड कर लो चाहे, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मींस अगर हमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिए तो पहले क्या ऐड बैक करना है, टैक्स, फिर क्या ऐड बैक करना है, अगेन क्वेश्चन में हमें देखने ना कैसे यूनिटरी मेथड लगा के निकालते हैं, तो मैंने कहा प्रैक्टिकली एस्पेक्ट हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो बट अगर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले क्या ऐड बैक होगा, फिर क्या ऐड होगा, और यही वाला इंटरेस्ट अपॉन में आ जाएगा, और आंसर इसका किस में दिया जाएगा, इन टाइम्स। बाकी तीनों रेशियो किस में थी, प्योर रेशियो। क्लियर, आगे सबको समझ, फॉर्मूले में पूछूंगा आप भी कंप्लीट होने के बाद 18 के 18। क्लियर, इस करके पूरी कंसंट्रेशन से देखते रहो। नेक्स्ट आ गया अपना टॉपिक एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज। इसमें कोई रही तो नहीं, एक रहेगी ना, इसमें एक ऐड हुई। टोटल पहले 15 रेशियोज थी लास्ट टू लास्ट ईयर तक, टोटल कितनी रेशियोज ऐड हुई हैं, 3, एक इसमें ऐड हुई है और 2 नेक्स्ट टॉपिक में ऐड हुई है। क्लियर, तो नेक्स्ट आती है रेशियोज इसमें ई डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। नेम से तो ये भी सजेस्ट हो रहा है डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड का रोल है, तो डेट अपॉन
कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेट हमें पता है, वैसे तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कैसे है, बट स्टिल अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर लिखनी है अब कैपिटल एम्प्लॉयड की, कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी अप्रोच से बोलें तो शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसको ड्राइव करें तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या दो चीजें आई थी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। एसेट अप्रोच से बोलें तो टोटल एसेट्स माइनस करंट। कई बार इंफॉर्मेशन देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, टोटल एसेट मतलब और नॉन करंट, एक नॉन करंट एसेट प्लस ये टोटल एसेट हो गए माइनस करंट, तो फिर इसको ये भी लिखा जा सकता है मींस नॉन करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये भी अपनी प्योर रेशियो में ही कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी रेशियोज। कौन सी आ गई, थर्ड आ गई ना, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज। ये किसमें कैलकुलेट होगी, इन टाइम्स। तो फर्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, निकलेगी सारी टाइम्स में। क्लियर, अब इंफॉर्मेशन देख लो आराम से। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले तो +1 वाला वही सिंपल फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। ठीक है, ये इन्वेंट्री और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है, इंफॉर्मेशन तुम्हें बिठानी पड़ेगी माइंड में, बार बार बोल रहा हूँ, ये PDF आ जाएगी तुम्हारे पास, इनको दोबारा से एक बार अपने आप नोटबुक में लिखना समझ समझ के। ठीक, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस तो ठीक है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग के प्लेस पर कई चीज़ें गिवन हो सकती है, तो नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जरूरी नहीं है क्वेश्चन में गिवन होंगे, अगर गिवन होंगे तो एग्जांपल किस टाइप के मिलेंगे, वेजेस, कैरिज, फ्रेट, ज़्यादातर तुम्हें यही मिलेगा। कैरिज सिर्फ कौन सा लेना है, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट भी इनवर्ड। नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, पॉजिटिव होगा तो प्लस, नेगेटिव होगा तो माइनस। और ठीक बोला ना मैंने, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज प्लस होगा, और नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, छोटे बड़े सारी इंफॉर्मेशन इसमें कवर हो गई है। लगेगा कि इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, बट एज सच कोई टेक्निकल नहीं है, वो सिर्फ एक एक चीज़ कवर करने के लिए लिखी है। अंडरस्टूड है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस है तो ग्रॉस लॉस, अगर प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस है तो अंडरस्टूड है इंक्रीज इन इन्वेंट्री,
क्लियर। और चेंज इन इन्वेंट्री पता ही है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। नेक्स्ट आ गया बच्चे अपना एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्रीज, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। वो क्वेश्चन में हमें देखना है, ज़्यादातर क्वेश्चन कैसा आ जाता है, ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बताओ कितनी है, ओपनिंग क्लोजिंग से इतनी ज़्यादा है, क्लोजिंग ओपनिंग से इतनी कम है, ये इतने टाइम्स है, वो 2 टाइम्स मोर है। ठीक है, वो अगेन क्वेश्चंस की बात आएगी वो तो। हाँ जी, नोट इफ ओनली क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन, मीन्स अगर ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट नहीं हो सकती, अगर तो हो सकती है कैलकुलेट फिर तो हम निकालेंगे, हर्ष ध्यान दें। अगर तो सिर्फ क्वेश्चन में कौन सी इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग, ओपनिंग ना गिवन और ना ही कैलकुलेट हो सकती, तो इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन then closing inventory is taken as a average inventory। क्लियर, तो उसी को एवरेज इन्वेंट्री मान लो, अपॉन 2 नहीं करना। नेक्स्ट आती है इसी में अपनी रेशियो, सेकंड रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर, इंफॉर्मेशन समझ लो। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता है क्या चीज है, दैट इज नेट सेल्स, नॉट सेल्स, दैट इज नेट, और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक, हाँ मीन्स वैसे तो न्यू इंफॉर्मेशन ही दी होगी, बट अगर ओल्ड भी दिया हो, टर्म सेल दी है, सेल रिटर्न दी है, तो सेल में से पहले क्या माइनस होगा, सेल रिटर्न। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम, कौन सी सेल पर पहुंच जाएंगे हम, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन, और ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल अपॉन, अब वो अंडरस्टूड है, अगर सिर्फ डेटर गिवन है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2, सिर्फ बिल रिसीवेबल गिवन है, ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल अपॉन, जरूर नहीं ना कि टोटली, मतलब सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल में सिर्फ डेटर है, तब ट्रेड रिसीवेबल में सिर्फ बिल रिसीवेबल है। बट पिछले नोट की तरह अगर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक गिवन था तो उसी को हमने क्या मान लिया था, एवरेज। सेम यहाँ पर भी अगर सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, मींस डेटर और बिल रिसीवेबल, मतलब ये तो क्लोजिंग डेटर प्लस बिल रिसीवेबल मिलाकर क्या बना, ट्रेड रिसीवेबल, ये तो सिर्फ क्लोजिंग के गिवन है, तो इसमें अपॉन 2 नहीं करना। क्लियर, ओके। इसमें भी अब जरा नोट लिखना, एक तो ये कि इग्नोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को नहीं लेना, 1 लाख के डेटर हैं, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए 20,000, उसको देखना भी नहीं है, सीधा डेटर कितने उठाओगे, 1 लाख। क्लियर, और एक और इसमें जो जरूरत पड़ सकती है निकालने के लिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड, आंसर किस में निकला होगा, ये टाइम्स में, आंसर आ गया 3 टाइम्स,
और हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, या इससे कई बार वो चीज़ जरूरत पड़ सकती है। तो एक बार ओवरऑल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, मान लो 3 टाइम्स आई है तो 12 अपॉन 3, आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, और 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ये आंसर दोगे इन मंथ्स और ये आंसर लिखोगे इन डेज। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो सी आ गई अपनी, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छे ध्यान से देखते चलो और माइंड में बिठाते चलो। ट्रेड पेबल टर्नओवर, देखो सेल का टर्म नाम चेंज किया गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बट परचेज का नेम वही है। तो अगर ये देखें हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब वो क्या, नेट क्रेडिट सेल, तो यहाँ पर क्या पड़े होगा, यूज टर्म अपना नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। ये सारी रेशियोज अपनी टाइम्स में निकलेंगी। हाँ जी, नाउ नेट क्रेडिट परचेजेस, टोटल परचेज, टोटल में परचेज में से हमने माइनस की पहले परचेज रिटर्न टू गेट दी नेट परचेज, फिर उसमें से कैश परचेज माइनस करो ताकि हमें क्या मिल जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज। क्लियर? और एवरेज ट्रेड पेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन, और ट्रेड पेबल में क्या क्या है अपना, क्रेडिटर्स एंड बिल्स, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स अपॉन 2। और फिर से वही चीज, अगर सिर्फ क्रेडिटर हैं ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, सिर्फ बिल्स पेबल है ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल अपॉन 2। बट अगर सिर्फ एक ही क्रेडिटर और एक ही बिल्स पेबल है वो तो ट्रेड पेबल ही हुआ, और वो सिर्फ कब के, क्लोजिंग है, तो और क्लोजिंग ट्रेड पेबल, क्रेडिटर प्लस बिल्स, बट तब डिवाइड बाय 2 नहीं करना। नेक्स्ट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड। समझो ध्यान से, एवरेज पेमेंट पीरियड 12 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर, ये आंसर किस में आ जाएगा, इन, और 365 अपॉन, ये आंसर आ जाएगा इन। ठीक है, आ रहा सारा समझ? नेक्स्ट आ जाओ, 3 होगी ना। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग ऑन वर्किंग कैपिटल। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वैसे तो पता है सिंपल रही है क्या, अपनी नेट सेल्स, बट क्वेश्चन में जरूर नहीं ना सीधा होगा, हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हमने पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाला होगा, फिर उन्होंने बोल दिया होगा जीपी 20% ऑन रेवेन्यू है या ऑन कॉस्ट है, फिर वहां से हमने किसी तरीके से क्या निकाला होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं स्टार्टिंग में, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्लियर? ओके, ये था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला। अच्छा एक और आगे, 2 और आगे ना तो इसमें नेक्स्ट कौन सी है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो।
तो फॉर्मूला इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन, बल्कि तुम पूरा लिख लो, नेट फिक्स्ड एसेट, ताकि नेट लिख लोगे तो याद रहेगा कि हमें डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाले लेनी है। लास्ट रेशियो नेट एसेट टर्नओवर, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट एसेट्स को और क्या बोल सकते हो आप, कैपिटल एम्प्लॉयड। वो हमने डिटेल में फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम सेल अपॉन नेट एसेट मींस कैपिटल, और एक बार रिपीट कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी अप्रोच से शेयर होल्डर प्लस नॉन करंट, और एसेट अप्रोच से टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। समझ आ रहे बच्चे सबको? पहले तो फॉर्मूले ही आते होने चाहिए, फिर उनकी इंफॉर्मेशन आती होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारी अपनी किस में कैलकुलेट होगी, तो फॉर्मूले में साथ में क्या लगेगा, इनटू 100। नाउ फर्स्ट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या है इसका, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट वैसे हमें पता ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, अगेन बाकी तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। और वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहले निकालनी है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से कॉस्ट निकली, उसका 20% बोला है, ठीक है, फिर वहाँ से मिला हमें ग्रॉस प्रॉफिट। वो तो क्वेश्चन में मैंने कहा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे नहीं जा रहा मैं, ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट है। और ग्रॉस प्रॉफिट वैसे क्या, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिक बोले जो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेकंड इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम इनटू 100। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लो पहले, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता है डिटेल में, अभी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो लिख ही चुके हैं हम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के भी एग्जांपल्स पे दोबारा आऊंगा मैं। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू, अगेन इसकी डिटेल पर आ जाऊंगा मैं। नेक्स्ट डी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं भी लिख रहे कोई बात नहीं, क्योंकि हमें हमेशा नेट प्रॉफिट कौन सा बोलते हैं, सबसे लास्ट का ही, ठीक है, टैक्स वगैरह पे करने के बाद। तो नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। लास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर आ सकता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड भी चलो, इनटू 100। ये तो हो गया अगेन बेसिक फॉर्मूले। अब इससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो एक तो ये इन दोनों रेशियो का रिलेशन, ऑपरेटिंग रेशियो
प्लस ऑपरेटिंग, पीछे बातें करे जा रहे हो भाई तुम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%। एक की परसेंटेज गिवन होगी तो दूसरे की परसेंटेज निकल जाएगी। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। हाँ जी, ग्रॉस से नेट ऑपरेटिंग पर आना है तो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स, तो हम पहुंच गए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग, तो हम पहुंच गए नेट प्रॉफिट पर। अब वो क्वेश्चन में तुम देखना है, अगर क्वेश्चन में हम नेट प्रॉफिट पर पहुंच गए हैं या दिया हुआ है, क्वेश्चन में निकालनी कौन सी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो उल्टा चलना पड़ेगा, कैसे भी इनकम उसको प्लस कर रहे हैं, एक्सपेंस उसको माइनस कर रहे हैं, बट कैसे मतलब ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात नहीं हो रही। हमें सबसे पहले क्या गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट ड्राइव करने के लिए तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को तो पहले कंसीडर कर चुके होंगे अंडर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसको नहीं कंसीडर करना, लाइक वेजेस, फ्रेट, वो इग्नोर हो जाएंगे तुम्हारे, क्लियर। अच्छा, वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्ट लिखा ही होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, कि बच्चे को इतनी नॉलेज होगी क्या प्लस में और क्या माइनस, बट फिर भी दो एग्जांपल जो बेसिक हैं। सबसे पहले तो अपना इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल जो दो हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स एंड डिबेंचर्स, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम डायरेक्टली लिखी होगी हमेशा ऑपरेटिंग इनकम, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, बेसिकली वर्ड क्या बोल रहे हैं इसके लिए, वो सैलरीज, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एंड एमोटाइजेशन भी है ना, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये आपके किसके एग्जांपल, नॉन ऑपरेटिंग क्या नाम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्लियर। बस यही बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो भी है, बट ये कंप्लीट थी जितनी भी थी, क्लियर। अब क्वेश्चन वो तुम देखोगे किस तरीके से इसके बीच में से क्वेश्चन कर रहे, ठीक। और तो नहीं इसमें कुछ बताने वाला, वर्किंग कैपिटल का दूसरा, वो तो वहां से ड्राइव तो हो ही जाएगा ना, वो तो हमें वो सारी बैलेंस शीट पता है, वो तो कोई भी ड्राइव कर लोगे, क्लियर। चलो देखो पहले इतना देखो, एक सेकेंड, आगे यहाँ तक आ गया समझ, वो मेरे माइंड में घूम रहा था ना क्या बताने पॉइंट। अब एक पॉइंट जो चीज कह रहा था मैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक मैं क्वेश्चन भेजूंगा, भी पुराना क्वेश्चन था बट अब तुम्हारी बुक में शायद नहीं था, तो उसमें पॉइंट क्या चीज है, हमें जो प्रॉफिट लेने हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट लेने हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करनी। कौन सी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करनी, नॉन ट्रेड। मान लो एसेट साइड दे रखी है, पूरी बैलेंस शीट दी है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, हम ले रहे हैं टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड
हाँ, टोटल एसेट्स माइनस करंट, और टोटल एसेट तो हमने पूरी उठा ली। बट एसेट साइड एक इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो ध्यान से सुनना, कौन सी दी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो हमारे एसेट्स का पार्ट, कैपिटल मतलब एसेट्स का ही पार्ट नहीं है। अब अगर कैपिटल इंप्लॉयड में आप उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो उससे कमाई हुई जो इनकम होगी फिर वो आपके प्रॉफिट में भी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो आप प्रॉफिट में से अगर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला होगा, इनकम साइड दिखाया होगा, जिससे कि नेट प्रॉफिट बढ़ा होगा। जब हम टोटल कैपिटल इंप्लॉयड में वो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं कर रहे, तो उससे कमाई हुई इनकम क्यों इंक्लूड करेंगे प्रॉफिट्स में? तो नेट प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो क्या कर दोगे, माइनस। तो ये याद रखोगे, बेशक से नोट बना लो, राइट डाउन लिख लो। while calculating capital employed, while calculating capital employed, we will deduct, बट वो दोनों अप्रोच से ही माइनस करोगे। अगर लाइबिलिटी अप्रोच से भी ले रहे हो ना तो भी डिडक्ट होगी वो। तो या तो सिंपल लिख लो कि while calculating capital employed we will deduct non trade investment, we will deduct non trade investment and also deduct interest on non trade investment, interest on non trade investment from net profit। ठीक है, थोड़ा लिख लोगे, याद रहेगी ये चीजें। ये क्वेश्चन भेजूंगा मैं ऐसा, ठीक है, उसको भी सॉल्व करना है जरूर। हो गया बच्चे क्लियर? देखो तब तक